करीबन 50 लाख की साड़ियाँ मैंने अपने वेयरहाउस में जमा कर ली कि दिवाली के समय शॉर्टेज ना हो। अच्छी सेल हुई, पर जितनी हमने सोची थी उतनी नहीं हुई और काफ़ी सारी साड़ियाँ मेरे वेयरहाउस में ही रह गईं, जिनके रुपए मुझे वेंडर्स को चुकाने थे और ये रुपए मेरे पास नहीं थे। एक दिन मुझे पैनिक अटैक आया और नमस्कार, मेरा नाम प्राची सिकसरिया है और मैं मूरा की फाउंडर हूँ। मूरा एक ऐसा साड़ी ब्रांड है जहाँ हम लोकल कारीगरों के साथ जुड़कर साड़ी बनाते हैं। हाथ की कई कलाओं का इस्तेमाल करके, जैसे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, वीविंग, डाइंग, हम ये साड़ियाँ बनाते हैं आज की पीढ़ी की महिलाओं की ज़रूरत और पसंद को ध्यान में रखते हुए। मेरा ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, ये मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर भिलवाड़ा में बड़ी हुई। मेरे पिता वहाँ बिज़नेस के सिलसिले में आए थे और शुरू से ही उनकी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल था। उनके बिज़नेस के संघर्ष, शुरुआती दिनों की परेशानियाँ, बिज़नेस का स्ट्रेस और कई दिनों तक ट्रैवल की वजह से परिवार से दूर रहना, ये सब मैंने बचपन से बहुत करीब से देखा था। धीरे-धीरे मैंने मन बना लिया कि मुझे बिज़नेस नहीं करना, चाहे मैं ज़िंदगी में कुछ भी करूँ, पर बिज़नेस नहीं करूँगी। पर वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा दूर भागते हैं, वो धीरे-धीरे कभी न कभी आपको ढूँढ ही लेती है और मेरे साथ भी शायद यही हुआ। मैं बचपन से बहुत शांत स्वभाव की थी, किताबों और आर्ट में मेरी बहुत रुचि थी। बड़ी होकर मैंने विजुअल आर्ट्स की पढ़ाई करी और वहाँ मुझे फ़ोटोग्राफ़ी सीखने का मौका मिला। जब पहली बार मेरे हाथ में कैमरा आया, मैंने पहली बार एक फ़ोटो को डेवलप होते देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया ही बदल गई है। मुझे वो चीज़ मिल गई थी, जिसके लिए मैं पैशनेट थी और जिसमें मैं जी-जान से मेहनत करके कुछ बनाना चाहती थी। मैंने फ़ोटोग्राफ़ी की पढ़ाई के लिए दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लिया और मैं यहाँ आ गई। करीबन 1.5-2 साल तक मैंने खूब मेहनत करी, कई लोगों से मिली, पूरी एक फ़ोटोग्राफ़ी की ट्रेनिंग ली, सीखा और जब कॉलेज ख़त्म हुआ, तब मैंने इसमें एक करियर बनाने की कोशिश करी, पर कहीं न कहीं उसमें मैं असफल रही। मैं फ़ोटोग्राफ़ी को शायद एक पैशन की तरह ही देख पा रही थी और एक करियर जिससे पैसे कमाए जाएँ, वो मैं नहीं कर पाई और उसमें मैं कहीं न कहीं फ़ेल हो गई। मैं दिल्ली में उस वक़्त अकेले रहती थी और जैसा कि आप भी जानते होंगे, दिल्ली में रहना सस्ता नहीं है और आसान भी नहीं है। तो मैं उस समय इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, खुदगर्ज़ भी थी, तो मैंने घर से पैसे नहीं माँगे और किसी तरह मैं बस कोशिश कर रही थी कि मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते रहें, काम होता रहे, पर कुछ भी बन नहीं पा रहा था और इसी दौरान धीरे-धीरे मेरी जो भी सेविंग्स थी, जो भी मेरे पास पैसे थे, वो ख़त्म होते चले गए और एक दिन ऐसा आया कि मेरे जेब में सिर्फ़ ₹100 थे और तब मुझे लगा कि अब तो नौकरी करनी ही पड़ेगी। उस वक़्त मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी थी जहाँ पर कंटेंट मैनेजर की पोज़ीशन थी। चूँकि मुझे किताबों से बहुत प्यार था, तो मैंने वो नौकरी ले ली और उसे करने लगी। वहाँ पहली बार मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन बिज़नेस, इसके बारे में सीखा, देखा कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। वहाँ से मैं मार्केटिंग धीरे-धीरे सीखती गई। मैंने और जगह नौकरी करी, कई फ्रीलांस प्रोजेक्ट करे और धीरे-धीरे इसमें मैं स्किल हासिल करती गई। मुझे काम करना अच्छा लगता था और मैं हमेशा बिज़ी रहती थी, पर कहीं न कहीं मेरे अंदर एक अधूरापन था। मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं था कि जो मैं कर रही हूँ, वो लॉन्ग टर्म है या यही मैं दिल से करना चाहती हूँ। वो फीलिंग मुझे नहीं आई और इसी बीच 2019 में मैं मेरे हस्बैंड अनुज से मिली और उसी साल हमने शादी करी। शादी करके मैं जयपुर आ गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं काम की तलाश जयपुर में नए सिरे से कर ही रही थी कि कोविड आ गया और कोविड का दौर सभी के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत नया था। मेरी नई शादी हुई थी, तो मेरे लिए शहर भी नया था, जगह भी नहीं थी और किसी तरह हम साथ में कोप करते-करते आगे बढ़ रहे थे। उस माहौल में रह के मेरे अंदर जो एक डिसअपॉइंटमेंट थी खुद से, वो धीरे-धीरे और बढ़ती चली गई। मुझे
समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, मेरे पास काम नहीं था, इनकम नहीं थी। उस वक़्त मानसिक तौर पर मैं बहुत परेशान रहने लगी। एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ मैं रात को सोती थी, तो नींद नहीं आती थी। उठकर बैठती थी, सोचती थी कि अब आगे क्या? पीछे मुड़कर देखती थी, तो लगता था कि लाइफ में आज तक जो भी किया है, उसमें क्या अचीवमेंट हुआ? मेरी अपनी आइडेंटिटी क्या है? ये सब मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और ये सब चीज़ें धीरे-धीरे काफ़ी बढ़ती गईं। एक दिन मुझे पैनिक अटैक आया और इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं था। जब हुआ तभी समझ आया कि ये कैसा होता है और मुश्किल था, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम एंड धीरे-धीरे मैं उससे उभरी। 2021 दिसंबर का समय था, मैं एक वर्कशॉप के लिए कहीं बाहर गई थी, वहाँ से जब मैं लौटी, तो संडे की एक सुबह थी, मैं और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे और उन्होंने मुझे एक साड़ी गिफ्ट करी उस दिन। काले रंग की सूती साड़ी थी, जिस पे खूबसूरत ब्लॉक प्रिंटिंग का काम हुआ हुआ था और मैंने वो साड़ी देखी, मुझे बहुत सुंदर लगी। पर दूसरे ही पल मेरे मन में ये ख़्याल भी आया कि इसे मैं कहाँ और कितनी बार ही पहन पाऊँगी। मेरी अलमारी में जो इतनी साड़ियाँ रखी हैं, जो शादी में मुझे दी गई थीं, उनमें एक ये भी ऐड हो जाएगी। तो उस वक़्त मैंने वो साड़ी रखी और उस दिन कुछ मेरे दोस्त घर पर आए और उन्हें मैंने वो साड़ी दिखाई और बातों ही बातों में मैंने वो साड़ी यूँ ही अपनी जीन्स पर ड्रेप कर ली और मैं उनके साथ घूमने चली गई। शाम को जब मैं लौटी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे! दिन भर मैं साड़ी ही पहन के घूम रही थी। कितनी जगह गई, कितना कुछ किया और ऐसा लगा ही नहीं कि साड़ी पहन रखी थी। ये मेरे लिए एक पहला मौका था जहाँ मैंने दिन भर साड़ी पहनी और मुझे ज़रा भी डिस्कम्फ़र्ट नहीं फ़ील हुआ कि इसको चेंज कर लूँ। जनरली मैं साड़ी पहनती थी और ऐसा लगता था कि हाँ, जितनी जल्दी हो पूजा हो जाए और इसे चेंज करा जाए। बट उस दिन मुझे ऐसा नहीं लगा, वो एक नई चीज़ थी मेरे लिए और मुझे लगा कि अगर साड़ी इतनी हल्की हो, इतनी कंफर्टेबल हो, तो इसे मैं और ज़्यादा पहन सकती हूँ। तो मैंने उस साड़ी का सोर्स पता किया कि वो कहाँ बनी है, कहाँ से आई है और मुझे पता चला कि जयपुर के पास एक गाँव है बगरू, जहाँ छिपा कम्युनिटी कई सालों से, कई जनरेशन से ये साड़ियाँ बनाती आ रही हैं और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग करती आ रही हैं। मैं वहाँ गई, कई महिलाओं, फैमिलीज़ से मिली जो ये काम करती थीं और कुछ साड़ी मैं वहाँ से अपने साथ ले आई। जब मैंने अपने दोस्तों को, जानकार लोगों को ये साड़ियाँ दिखाई और पूछा कि आपको ये कैसी लग रही है, तो उनमें से कई लोगों ने कहा कि ये बहुत सुंदर है, हमें भी ऐसी साड़ी चाहिए। वहाँ से मुझे थोड़ा-सा आइडिया आया कि अगर ये साड़ी मुझे पसंद है, मेरे दोस्तों को पसंद है, तो हो सकता है ऐसी और भी महिलाएँ हों जो ये साड़ी पहनना चाहें, जिन्हें पता ही नहीं हो कि साड़ी इतनी कंफर्टेबल भी हो सकती है। इस सोच के साथ मुझे ये लगा कि कहीं न कहीं ये एक काम है जो मैं शायद कर सकती हूँ और इस साड़ी को और लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। मैंने ये आइडिया अपने हस्बैंड अनुज के साथ डिस्कस किया और उन्हें भी लगा कि हाँ, ये काम करना चाहिए। मैंने जब घर पे बताया और ये कहा कि मैं ऐसी साड़ियों का काम करना चाहती हूँ, तो उनका पहला सवाल ये था कि ऐसी साड़ी आजकल कोई पहनता है? कौन पहनेगा ये वाली साड़ियाँ? तो पर मैंने उन्हें कहा कि नहीं, लोग पहनेंगे। तो मैंने ठान लिया था कि अब मुझे साड़ियों का बिज़नेस ही करना है। फिर हमने सोचा कि अब इसका नाम क्या रखें? तो कई दिन तक मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे कई सारे दोस्त इसके बारे में डिस्कस करते रहे, सोचते रहे कि नाम क्या होना चाहिए। एक बेसिक थॉट जो मेरे दिमाग में था कि साड़ी को एक डिस्कम्फर्ट और एक मजबूरी की तरह नहीं देखना है। साड़ी को एक मज़े वाले आउटफिट की तरह देखना है कि इसमें आप कुछ भी करें, आप नाचें, कहीं भी जाएँ, किसी भी तरह की एक्टिविटी करें, ऑफ़िस जाएँ, हर चीज़ में आप साड़ी में कंफर्टेबल फ़ील करेंगी और हम साड़ी को एक त्योहारों पर पहनने वाली चीज़ से हटकर एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारना चाहते थे। और एक दिन बैठे-बैठे हमने एक गाना सुना जो कि गैंग्स ऑफ वासेपुर फ़िल्म का गाना है, फ्रस्टियाओ नहीं मूरा, नरवसाओ नहीं मूरा। और वो गाना मुझे काफ़ी पसंद था। मैंने जब उस शब्द का मतलब देखा, तो उसका मतलब था बेवकूफ़। और मुझे लगा कि हाँ, ये मेरे बिज़नेस का नाम हो सकता है कि साड़ी को इतना आम ज़िंदगी की चीज़ बना दो, इतना वो बना दो कि आप उसमें किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ करें, जैसे आप हैं वैसे रहें साड़ी में, आपको बंधने की ज़रूरत नहीं है। और
यहीं से नाम आया मूरा। फिर मैंने इस बिज़नेस की प्लानिंग करना शुरू किया कि कैसे इसको शुरू करेंगे, कहाँ से साड़ी लेंगे। मैं फिर से बगरू गई, कारीगरों से मिली और जयपुर में एक और जगह है सांगानेर जहाँ इस तरह की साड़ियाँ बनती हैं, मैं वहाँ भी कारीगरों से मिली। शुरू में मैं मार्केट में नई थी, मैं कारीगरों को उतना क्लोज़ली जानती नहीं थी और उनके लिए थोड़ा-सा मुझ पे ट्रस्ट करना मुश्किल था कि ये नई आई हैं, इन्हें हम बिना पैसों के साड़ी कैसे दे दें। पर मैंने उनसे बातचीत करी, उन्हें मनाया कि आप एक बार दीजिए और धीरे-धीरे हम काम बढ़ाएँगे, होगा। 2 कारीगर और 30 साड़ियों के साथ मैंने मूरा की शुरुआत करी। मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, कुछ मेरे हस्बैंड के पास थी, उसको मिलाकर हमने शुरुआती चीज़ें जैसे कि वेबसाइट बनाना, फ़ोटोशूट कराना, साड़ी लेकर आना, ये सारी चीज़ें करी और मई 2022 में हमने इसे पहली बार ऑनलाइन लॉन्च किया। शुरू में हमारे पास ऐड चलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने इसको अपने नेटवर्क में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में सब जगह भेजा, उन्हें कहा कि आप आगे शेयर करिए और वहाँ से कुछ-कुछ ऑर्डर आने लगे। धीरे-धीरे मैंने फेसबुक पर ऐड लगाना शुरू किया और थोड़ी-थोड़ी इनकम आती गई। हालाँकि इतना ज़्यादा काम नहीं था, तो मैं साथ में अपना कंटेंट राइटिंग वाला काम भी करती रही और उससे जो इनकम आती थी, उसे मैं बिज़नेस में लगाती रही। फिर जनवरी 2023 में पहली बार हमने 4 लाख की सेल करी 1 महीने में और वो एक टर्निंग पॉइंट की तरह था मेरे लिए। उस वक़्त मुझे लगा कि हाँ, इस बिज़नेस में वाक़ई पोटेंशियल है और मैंने अपने बाकी काम छोड़कर पूरा समय इस बिज़नेस को देना शुरू किया। धीरे-धीरे मैं और कारीगरों के साथ जुड़ती गई और चीज़ें सीखती गई कि वेबसाइट को कैसे बेहतर बनाएँ, कैसे और लोगों तक पहुँचे, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करें। करीबन 1 साल तक मैं सब कुछ खुद ही कर रही थी। कारीगरों से बात करना, साड़ी का डिज़ाइन करना, फ़ोटोशूट करना, डिस्पैच करना, कस्टमर सपोर्ट, सब कुछ मैं ही कर रही थी। जहाँ मुझे मदद की ज़रूरत होती थी, मेरे हस्बैंड थे, वो मेरी मदद करते थे। पर धीरे-धीरे जब मूरा ग्रो होने लगा, तो मुझे लगा कि अब मुझे और लोगों की भी ज़रूरत है। उस वक़्त मेरे ऑफ़िस के सामने एक घर में एक नाइट गार्ड थे और मैंने उनसे यूँ ही पूछा कि, "क्या आप मेरे साथ पार्ट टाइम काम करेंगे?" और उन्होंने कहा, "क्यों नहीं?" तो वहाँ से उन्होंने मेरे साथ धीरे-धीरे काम शुरू किया। उन्हें उस वक़्त इस काम के बारे में कोई आइडिया नहीं था, उन्हें ये नहीं आता था, पर धीरे-धीरे वो सीखते चले गए और वो दिन है और आज का दिन है। उन्होंने अपनी नाइट गार्ड की नौकरी हमारे साथ जुड़ने के 3-4 महीने बाद ही छोड़ दी थी और आज वो मेरा पूरा वेयरहाउस और ऑपरेशन सँभालते हैं। मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ़ एक बिज़नेस ही नहीं बनाया है, कई ज़िंदगियों को भी इम्पैक्ट किया है। हमारे साथ कई महिलाएँ जुड़ी हैं, जो हमारी साड़ियों में फ़ॉल पिको और टैसल लगाने का काम करती हैं। इन महिलाओं को जब मैंने पहली बार ढूँढा और इनसे बातचीत करी, तो मुझे पता चला कि कोविड का असर इनकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा था। कोविड से पहले ये घर से ही फ़ॉल पिको लगाने का काम करती थीं और कोविड में वो काम बिल्कुल बंद हो गया। फ़ाइनेंशियली इन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं इनसे मिली और मैंने थोड़ा-सा उन्हें विश्वास दिलाया कि आप ये काम फिर से शुरू करिए और हम साथ में बहुत आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मेरे साथ काम शुरू किया और धीरे-धीरे काम बढ़ता गया और उन महिलाओं ने मुझे आके कहा कि अब हमसे ये काम इतना मैनेज नहीं हो पा रहा है, काम ज़्यादा है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप अपने साथ और महिलाएँ जोड़िए और धीरे-धीरे हमारे साथ महिलाएँ जुड़ती गईं और आज हम 50 से भी अधिक महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, जो घर से हमारे साथ फ़ॉल पिको लगाने का काम करती हैं और अपना घर चलाती हैं। इसमें कई महिलाएँ सिंगल मदर्स भी हैं। और मुझे लगता है कि असल में ये महिलाएँ ही असली एंटरप्रेन्योर्स हैं, असली हीरो हैं। साथ मिलके हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब आप कहीं धीरे-धीरे ऊँचाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो एक डाउनफॉल भी आता है और ये डाउनफॉल हमारे साथ आया दिवाली में 2023 में। दिवाली का टाइम बिज़नेस के लिए एक बहुत एक्साइटमेंट वाला टाइम होता है, हम भी बहुत एक्साइटेड थे कि दिवाली आएगी। दिवाली पे लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और ख़ासकर साड़ियों की शॉपिंग होती है। हमारी साड़ियाँ चूँकि हाथ के प्रोसेस से बनती है, तो उसकी प्लानिंग हमें करीब 2-3 महीने पहले करनी पड़ती है। मैंने
अपने हिसाब से प्लानिंग करी और करीबन 50 लाख की साड़ियाँ मैंने अपने वेयरहाउस में जमा कर ली कि दिवाली के समय शॉर्टेज ना हो। दिवाली आई, हमने मार्केटिंग पे, प्रमोशन पे बहुत मेहनत करी, सब कुछ किया। अ, अच्छी सेल हुई, पर जितनी हमने सोची थी, उतनी नहीं हुई और काफ़ी सारी साड़ियाँ मेरे वेयरहाउस में ही रह गईं, जिनके रुपए मुझे वेंडर्स को चुकाने थे और ये रुपए मेरे पास नहीं थे। मेरी सारी सेविंग मैं पहले ही बिज़नेस में लगा चुकी थी और उस वक़्त मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये पैसे मैं कहाँ से लाऊँगी। एक समय ऐसा आया जब मेरे पास कारीगरों के दिन में 4-4 बार फ़ोन आते थे कि मैम पेमेंट कर दीजिए और मुझे नहीं समझ आता था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। मैं करना चाहती थी, पर कैसे, इसका मेरे पास जवाब नहीं था। मेरे कारीगर मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मेरी सिचुएशन समझ भी रहे थे, पर उनकी भी अपनी मजबूरियाँ थी और मैंने उनसे फिर 1 महीने का समय माँगा। मैंने कहा आप मुझे 30 दिन का टाइम दीजिए, मैं कुछ करूँगी। मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से और कई लोगों से बात करी कि पैसा कहाँ से आ सकता है, ऐसा मैं क्या करूँ कि सेल बढ़ जाए या कहीं से मुझे एक बार पैसे मिलें। फिर मुझे गवर्नमेंट की एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में पता चला, जिसमें मैंने लोन के लिए अप्लाई किया और शायद उस समय मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो लोन मुझे तुरंत अप्रूव हो गया और कुछ ही हफ्तों में मेरे बैंक अकाउंट में रुपए आ गए और मैं बहुत खुश थी। मैंने सारे कारीगरों के पैसे चुकाए जिस टाइम में मैंने कहा था उसमें। अ, इस पूरे एक्सपीरियंस से मैं एक बार निराश भी हुई, पर मुझे और मेहनत करने की, इस काम को और आगे बढ़ाने की एक ऊर्जा मिली, क्योंकि जिन कारीगरों ने मेरा इतना साथ दिया था, मैं उनके साथ मिलके चाहती थी कि हम सब और आगे बढ़ें। यहाँ से पीछे देखने का ऑप्शन नहीं था और मैं बस इसी सोच के साथ बिज़नेस को और आगे कैसे बढ़ाएँ, मूरा को और बड़ा कैसे बनाएँ, इसमें लग गई। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि 2 साल के इस सफ़र के बाद आज 10,000 से भी अधिक महिलाएँ मूरा की साड़ी पहनती हैं और हम 100 से भी अधिक कारीगरों के साथ जुड़े हैं। पिछले साल हमने सवा करोड़ का बिज़नेस किया और इस साल हम करीबन 2.5 करोड़ के लक्ष्य को छुएँगे। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। कई बार मुझे लगता है कि ये सब एक सपने की तरह है। मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, पता नहीं। कभी सोचा नहीं था, पर आज यहाँ हूँ और खुश हूँ। इस पूरे सफ़र में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए वो महिलाएँ रही हैं जिन्होंने मूरा की साड़ी पहनी। जब वो हमें अपनी तस्वीरें भेजती हैं, प्यारी-प्यारी बातें लिखकर भेजती हैं, तो बहुत हौसला मिलता है और उन्हीं के फीडबैक से हम और बेहतर काम करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कोई आइडिया है और आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसे ज़रूर ट्राई करिए। बिज़नेस करना दूर से उतना ही मुश्किल लगता है और पास से उतना ही आसान है जितना कि साड़ी पहनना। जाते-जाते मैं जोश टॉक्स के मंच को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ अपनी कहानी पेश करने का। बहुत-बहुत शुक्रिया।